हम्म। आइए अब छठा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा क्या, मूल अधिकार। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, और इसमें बहुत है, बहुत कुछ है। आइए देखते हैं। इसलिए हम लोग इसको एक अच्छे से करेंगे। पहला है क्या, क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1215 में। ठीक है, क्योंकि ये वहीं से ये मैग्ना कार्टा वाला वर्ड आया है। ठीक, क्योंकि अधिकार जो है ना, अधिकार दिया गया तो मतलब कि समझिए एक तरह से ऐसा ये मैग्ना कार्टा की तरह यूज हुआ, इसलिए सबसे पहले 1215 में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही दिया गया था। तो याद रखिएगा कि यहीं से जो है ना फंडामेंटल राइट का एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत हुआ। का जी, ब्रिटेन वाले बहुत कुछ शुरुआत किए हैं, लेकिन हाँ, वही ना। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? सोचिए, यहाँ कहाँ 1215, कहाँ, यानी कि ब्रिटेन वाले अपने मौलिक अधिकार ले लिए 1215 के बाद से ही, लेकिन दूसरों को देना चालू किए 1791 में, क्योंकि अमेरिका को भी तो ब्रिटेन वाले ही कब्जा किए हुए थे। ठीक है, ये 1791 याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ है? 1789 से स्टार्ट हुआ क्या? कब से स्टार्ट हुआ? 1775 से। जो फ्रांस वाला सर 1789 हुआ है, तो ये 1775 में हुआ है सर, 74-75 में। वो बोस्टन टी पार्टी वगैरह कुछ हुआ था उससे। ठीक है, तो उसके बाद ये आजाद हुआ, तो फिर अपने मूल अधिकार के, यहाँ के लोग मूल अधिकार को के लिए मांग के 1791। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? हम लोग तो हाल फिलहाल में, और वो भी तिलक के, बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के नेता। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? स्वराज विधेयक 1895। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक के माध्यम, अब एक तरह से एक पृष्ठभूमि नहीं बन गया। ब्रिटेन 1215, अमेरिका 1791 और भारत 1895। 3 लाइन तो हम लोग को मौलिक अधिकार के बारे में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पता चल गई है कि नहीं है? अगला चलते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष किया? यानी इसका मतलब क्या है, ये सभी के लिए हो गया। जो संयुक्त राष्ट्र ने किया है सार्वभौम घोषणा, मतलब यही ना हुआ कि सभी देश के व्यक्तियों को, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 के बाद से या इस दिन से मानव अधिकार मतलब दिया जाए मौलिक अधिकार के रूप में, है कि नहीं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से 10 दिसंबर 1948 को, और 10 दिसंबर को एक चीज भी मनाया जाता, बताइए क्या? मानवाधिकार दिवस। इसलिए बनाया जाता क्या? चलिए, एक फैक्ट क्लियर हुआ, 4 डेट याद हो गया हम लोग को। मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना आवश्यक है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वही बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आर्टिकल 12 की 13 में कहा गया है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हुआ तो उस अधिकार को न्यायालय शून्य घोषित कर सकती है, मतलब उस संशोधन को, है कि नहीं? चलिए, सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? विधायी शक्ति को मर्यादित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, राजनीतिक सत्ता पर अंकुश लगाते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 में किसने मूल अधिकार की मांग की थी? श्रीमती एनी बेसेंट, बहुत अच्छा। उसके बाद संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अच्छा है। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था? ये भी हम लोग पढ़े थे जिन संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे, जे बी कृपलानी।
और अध्यक्ष बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल। किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? दार्शनिक एस राधाकृष्णन ने कहा है। हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि का ही तो नाम है मौलिक अधिकार। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। आर्टिकल 12 के अधीन जो राज्य आता है, राज्य का परिभाषा दिया गया ना आर्टिकल 12 में जी, तो क्या क्या शामिल है उसमें? बस 4 चीज शामिल है। 4 चीज एक एक करके बताइए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक भारत सरकार आ गया और भारत की संसद आ गया। ठीक है, दूसरा में प्रत्येक राज्य की सरकार आएगा और उसका विधानमंडल आ जाएगा। ठीक है, तीसरा में लोक स्थानीय प्राधिकारी, लोकल प्राधिकारी, और चौथा में अन्य प्राधिकारी, जो एनजीओ लोग बोले आप, जो सरकार के पैसे से चलते हैं। किस पद की संविधान में परिभाषा ही नहीं दी गई है? पिछड़े वर्ग। खाली पिछड़े वर्ग का ही नहीं, अल्पसंख्यक का भी परिभाषा नहीं दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि दोनों वर्ड यूज किया गया संविधान में, है कि नहीं है? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में, है कि नहीं? किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? 1235 में एक बार पूछ लिया गया था कितने आर्टिकल में, कितने आर्टिकल के तहत मूल अधिकार हैं? तो 1235 में कितना हो जाएगा? 23 आर्टिकल आ जाएगा क्या, कि 24? गिन लेते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 15, 3, 18 लेकर 24 आर्टिकल होगा टोटल। ठीक है, पूछा गया एक बार। ठीक है, ये भी। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी ये जो क्वेश्चन है आप लोग को याद हो चुका है, जो बेसिक क्वेश्चन है, एक बार फिर से फटाफट। पहले अधिकार मैग्ना कार्टा 1215 में ब्रिटेन द्वारा, 1791 में अमेरिका के द्वारा, भारत में 1895 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से 10 दिसंबर 1948 को। उसके बाद जो है कि संशोधन किया जाता है मूल अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान में। और ये सब मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को प्रतिबंध करता है? प्रतिबंधित विधायी शक्ति को प्रतिबंधित करता है। 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकार का मांग एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद जब 1925 में मूल अधिकार के परामर्श हेतु एक समिति का गठन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया, जब संविधान सभा का निर्माण हो गया था तब। उसके बाद उसके उप समिति के अध्यक्ष उप समिति के जो अध्यक्षता किया था वो जेबी कृपलानी ने किया था। हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। और अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा, उसमें भारत सरकार और उसका संसद, और राज्य सरकार और उसका विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी शामिल होते हैं। और उसके बाद किस पद की परिभाषा नहीं दी गई है कि तो आपको पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक दोनों का परिभाषा नहीं दिया गया है। भाग 3 में 1235 के अंतर्गत 24 आर्टिकल में मूल अधिकार का वर्णन किया गया, जो अमेरिका से लिया गया। हो गया 1 मिनट में रिवीजन। चलिए आ जाइए, अब है क्वेश्चन। तो उसी जब मैग्ना मूल अधिकार से रिलेटेड चीजों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सही बात है। मैग्ना, इसके बिना तो समझिए, अगर मूल अधिकार छीन लिया जाएगा तो हमको नहीं लगता आप 10 मिनट भी निवास कर पाइएगा भारत में, क्या जी? संविधान में अगर मूल अधिकार के चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, तब सरकार की मोनोपोली देखिएगा तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, निरंकुश हो जाएगा पूरा। ऐसे भी हो ही जाता है। वही ना, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। स्वाभाविक बात है। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? 7। गुड। 7 अधिकार में से कौन से अधिकार को निकाल दिया गया? तो सोचिए, संपत्ति का मूल अधिकार का प्रावधान था संविधान में, लेकिन उसको निकाल दिया गया। और संपत्ति का मूल अधिकार का जो प्रावधान था वो पहले किस आर्टिकल में था? 2 आर्टिकल में था, बताइए। उन्नीस के एक का 19 का एक नहीं, 19 का एक मेन क्लाउज हुआ। इसके अंतर्गत क ख ग घ च छ अंग यहाँ तक है, चौथा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है,
याद रखिएगा 19 का 1 के अब इसके बाद निकाल के कहाँ दिया गया वो अगला क्वेश्चन होगा, पूछेंगे अभी। पहले मूल अधिकार में जो है अब बच गए अपने पास कितने, 6 प्रकार के अधिकार, ठीक है। जिसमें पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा बताइए बताइए फटाफट, तीसरा चौथा, तीसरा शोषण, चौथा धर्म, पांचवा संस्कृति शिक्षा और छठा जो संवैधानिक उपचार, ठीक है। आर्टिकल देखा जाए तो 12-13 को छोड़ दिया जाए तो समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच है, स्वतंत्रता 19 से 22 के बीच है, शोषण 23-24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। देखिए आप लोग से कल एक बार हम 5 मिनट और पूछेंगे मौलिक अधिकार में, उसमें ये पूछेंगे आप लोग लक्ष्मीकांत का एक टारगेट देते हैं कि एक मौलिक अधिकार दिया गया ना हम लोग को, लेकिन प्रत्येक मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। आपको 14 से लेकर जितना मौलिक अधिकार है आगे सब में प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप लोग को प्रत्येक आर्टिकल के पे प्रतिबंध किस आधार पे लगाया गया है ये बात देख के आना है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो करके आइएगा, कल हम प्रत्येक आर्टिकल बोलेंगे और बोलेंगे देखिए इस आर्टिकल में ये वाला मौलिक अधिकार है, प्रतिबंध बताइए। तो आप बताइएगा देखिए सर इस बात से को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है और यह मौलिक अधिकार छीना जाएगा, मतलब निलंबित किया जा सकता है। तो इससे जानते हैं क्या होगा पता है, इससे आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ होगा और इससे वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, भारतीय संविधान एक हाथ से आपको मौलिक अधिकार दे रही है और एक दूसरे हाथ से छीन रही है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है आपको, होगा कल ही कर पाइएगा तो कर पाइएगा, नहीं तो परसों कर लीजिएगा, फिर परसों एक बार 5 मिनट और मौलिक अधिकार करेंगे। उसमें क्या करना है आपको बता देते हैं, मौलिक अधिकार में जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, इसके तहत सरकार के द्वारा कौन से कानून बनाए गए लोगों के हितों के, जैसे बालक के लिए बनाया गया बालक संरक्षण अधिनियम 2005 आया ना जी, तो कौन सा आर्टिकल के तहत करवाया गया, 24। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया, मतलब जब जब भी आया तो आर्टिकल 23 के तहत आया ना बंधुआ मजदूरी अधिनियम, ठीक है। तो हाँ, तो हमारे कहने का मतलब ऐसे जो प्रावधान अगर 10 ठो भी आपको याद हो गया, तो अगर मान के चलिए क्वेश्चन ऐसा आ गया मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए, तो आप जितना भी कानून है उसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन उसमें यह होगा, सुप्रीम कोर्ट वाला को भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी मौलिक अधिकार से संबंधित कोई जजमेंट है तो वो भी मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पीटी और मेंस दोनों मतलब कर लेंगे। जैसे कि अभी बोलेगा धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, आप अपने धर्म को मानिए मजहब को मानिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पे प्रतिबंध भी है, 4 आधार पे प्रतिबंध है, लोक 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 व्यवस्था, स्वास्थ्य है, ठीक है, ऐसे करके है। तो ये सब थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग अपने स्तर से, अच्छा रहेगा। आइए देखिए राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, वही बात हो गया। चलिए संपत्ति, एलआईसी, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, 44th अमेंडमेंट कब हुआ है, 1978 में, ठीक है। संपत्ति के अधिकार कानूनी अधिकार का उल्लेख अब किस आर्टिकल में डाल दिया गया है, 300 के क भाग कौन सा है, जल्दी बताइए, 12, ठीक है। भाग 12 में अगर एक लाइन में बोला जाए तो क्या दिया गया है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। और ये आपको अगर आपका लेवल ऊंचा है तो आप बताइए ये वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद किस देश से लिया गया है, नहीं याद है, आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए अगर हम इसको ये करेंगे कोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कहाँ से लिया गया है ध्यान में नहीं है, लेकिन वित्त वही से लिया गया होगा, ठीक है, शायद कि वाणिज्य की स्वतंत्रता हो वही ऑस्ट्रेलिया ही होगा, देख देख के बताते हैं थोड़ा देर में। उसके बाद 44वां, हाँ लिया गया ना, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर किस भाग में डाला गया, 12 में पूछ लिया आप लोग को। सब जो क्वेश्चन दिमाग में आता लगता है कि आगे मिल ही जाता है यार तो वही ना, देखे भी नहीं थे भारतीय सब, क्या बोले बोलिए, सब सब तो कॉपी कर लो, सही।
हाँ, इनमें सही किया है। मान के चलिए कि 50 किताब पढ़े बढ़िया, एक ही किताब में सब चीज मिल जाए आपको क्या? तो देखना चाह रहे थे, गलत फैक्ट नहीं जाने के दिमाग में। वो वहीं से लिया गया ना, ऑस्ट्रेलिया से ना, याद है ना? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से, हाँ ठीक है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, 13 में है वो। ये वाला वित्त संपत्ति संविदाय वाद याद मत रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वो भाग 13 वाला लिया गया है, ठीक है। सॉरी, गलती हो गया। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है ना। 12, 13, हाँ देखिए, यहाँ पे है। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाय और वाद, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। भाग 13 वाला जितना प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। भाग 12 वाला नहीं लिया गया है। और भाग 12 में 4 अध्याय है, ये भी बात याद रखिएगा। कभी अगर डीप जाएगा तो 4 पूछेगा, भाग 12 के किस अध्याय के अंतर्गत संपत्ति दिया गया है, ठीक है। भाग 12 के अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार, जिसमें एक आर्टिकल है 300 का क। क्लियर हुआ? भाग 3 के चैप्टर 4 के तहत 300 का क एक आर्टिकल है। और एक और चीज पूछा गया इसमें, बीपीएससी पूछा है, याद करिए। टाइटल सूट करके होता है ना, सूट्स पूछा है ना। हाँ हाँ, तो 300 के अधिकार में सूट वाला ये है, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा। भारतीय संविधान हो गया। मूल अधिकार की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? सकारात्मक या नकारात्मक? दोनों प्रकार की। सकारात्मक मतलब कि दिया भी गया है, मतलब वही बात हो गया ना, एक हाथ से दिया गया, दूसरे हाथ से छीना गया। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? ये ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है। क्या होता है ग्रहण का सिद्धांत? पता नहीं क्या होता है ग्रहण का सिद्धांत। ये कहता कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर। हाँ, अच्छा। मतलब कहने का मतलब कि ग्रहण का सिद्धांत के मतलब हम लोग यही समझ सकते हैं कि अगर वो संविधान सम्मत नहीं है, उस हिसाब का सेंस देता है ना। तो याद रखना, कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? ग्रहण का सिद्धांत। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकार की मांग की गई थी? नेहरू रिपोर्ट, याद ही होगा, इसका तो बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। मूल अधिकार से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1928 में। मौलिक अधिकार की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, यानी प्रकृति कैसी है? वाद योग है, न्याय चिता, अर्थात न्यायालय जा सकते हैं, बिल्कुल। गोलकनाथ, वही गोल मटोल वाला। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया था कि 62 में आया था जी? गोलकनाथ 67 में आया था क्या? वही ना। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? और ये 24वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल इसके बारे में थोड़ा सा देख के आइएगा, पूछेंगे इससे क्वेश्चन। कल का काम है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, गोलकनाथ बनाम वाला प्रतिक्रिया। हाँ, इसमें राष्ट्रपति से संबंधित है, इसमें कुछ समझे? हाँ, बात किया गया था, वही वही वाला क्वेश्चन है जी, तो देख लीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 13। और उस दिन हम पूछे थे न्यायाधीश, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे केशवानंद भारती वाद वाले जब था? सिकरी था, सिकरी, ठीक है। वाह, बहुत अच्छा, सिकरी, गुड। अरे तेरी के केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम एस सिकरी। क्या यार, दिमाग का बात समझ लेता है, ही लगता है। देखिए, निर्बंधन का निर्बंधन की युक्ति युक्तता किसका विषय है? न्यायिक पुनर्वालोकन का, ठीक है। न्यायिक पुनर्वालोकन का मतलब क्या होता है? दो बात होता है इसमें। इसमें दो बात होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का खुद का निर्णय वो पलट सकती है, खुद के दिए हुए निर्णय। दूसरा क्या होता है? संसद के द्वारा बनाए गए कानून को वो
शून्य घोषित कर सकती है या रद्द कर सकती है, दोनों बात है ना इसमें। और रिट जारी करती है मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत रिट भी जारी करती है ना, आर्टिकल 32। तो इसका मतलब इसमें 3 आर्टिकल आ जाएगा। एक तो आपका आ जाएगा अनुच्छेद 13 शून्य 13 क्यों आया, बताइए, रीजन बताइए फटाफट। हाँ, कि 13 में ये लिखा गया है कि संसद कानून बना सकती है मौलिक अधिकार से संबंधित, लेकिन मौलिक अधिकार को अगर शून्य घोषित किया जाएगा, मतलब ये मौलिक अधिकार के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खेला जाएगा, तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, 32 के तहत रिट जारी कर सकती है, जो मुकेश सर आप बोले अभी, और 136 में तो डायरेक्ट लिखा गया न्यायिक पुनर्वलोकन। क्या कोई दिक्कत है? बताइए, कितना तगड़ा क्वेश्चन का कलेक्शन है जी, मजा आ गया। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार को छीन नहीं किया जा सकता? अभी तुरंत पढ़े ना, आर्टिकल 13। अब तो क्लियर क्रिस्टल हो रहा है ना जी, कि तुम क्लियर। तब संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित, और डिस्कशन भी सही चल रहा है ना, कि ज्यादा तेज खींच दे, वही याद भी होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन है? एक तो आच्छादन का सिद्धांत है, पृथ्वीकरण का सिद्धांत है, हाँ ग्रहण वाला जो था आच्छादन वही हुआ। एक है पृथ्वीकरण का सिद्धांत, पृथ्वीकरण मतलब समझ रहे हैं कि शक्तियों का पृथ्वीकरण था ना, वो डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। हट, अच्छा, मतलब कहने का मतलब अगर 5 लाइन का कोई स्टेटमेंट है, उसमें 2 लाइन मान के चले कि नहीं कर रहा सपोर्ट, बेसिक स्ट्रक्चर को खेल रहा है, उसको हल अलग करके 3 लाइन को मान लिया जाता है ना, यही ना? ठीक है। और पृथ्वीकरण का सिद्धांत मतलब होता है कि मतलब वो एक तरह से न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना, क्या हो, ये भी हो सकता है। आदित्याग का सिद्धांत, ये 3 प्रकार का सिद्धांत आर्टिकल 13 में है। ठीक है, देखिए कितना डीप क्वेश्चन दे दिया। आगे, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो वही अमेरिका। तो इसी बात पे कहता है कि भारत और अमेरिका के संविधान में जो है क्या समानता है, तो ये वहां भी न्यायिक पुनर्वलोकन है, यहाँ भी न्यायिक पुनर्वलोकन है। ठीक है, चलिए। और न्यायिक पुनर्वलोकन करने की शक्ति किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट को है? हाई कोर्ट को नहीं है, नहीं है। अनुच्छेद 13 का क्लाउज 1 अंतर्गत संविधान का भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया जा सकता है? संविधान पूर्व विधियों को, संविधान पूर्व विधियों को। ठीक है, किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है? मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई है। समझ में आया? राज्य मतलब भारत सरकार, यहाँ राज्य मतलब कोई बिहार सरकार मत सोच लीजिएगा, या कोई राज्य सरकार नहीं से, राज्य यहाँ राज है। राज्य मतलब राज्य की परिभाषा होती है। ठीक है, चार चार तत्व होते हैं राज्य के, जब पढ़िएगा तो कॉन्सेप्चुअल पॉलिटी तो आपको समझ में आएगा। तो ये वाला अगर क्वेश्चन पूछ दिया क्लाउज से रिलेटेड, तो याद रखिएगा 13 के 2 क्लाउज में है कि राज्य अगर कोई कानून बना रही है और मौलिक अधिकार के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा। विधि, जो विधि होता है, विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 13 के क्लाउज 3 के क में। कभी इतना 13 का क्लाउज पढ़े थे ऐसे करके? सिर्फ 12 में पढ़े होंगे राज्य का परिभाषा, 13 में पढ़े होंगे कि शून्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन शून्य भी अलग अलग तरीके से घोषित किया गया है, देख लीजिए यहाँ पे, गजब है किताब। लेकिन विधि, एक तो विधि का परिभाषा दिया गया है, 13 का 1 में संविधान के पूर्व विधियों को शून्य घोषित करता है, 13 के 2 में राज्य द्वारा बनाया गया विधि को घोषित करता है, और 13 के 3 के क्लाउज क में विधि का अर्थ दिया गया है। आइए, तो यानी हम कहे एक तरह से सबसे बेस्ट आर्टिकल देखा जाए तो मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने वाला आर्टिकल, यानी सुरक्षा कवच के रूप में, सेफ्टी वॉल्व के रूप में किस आर्टिकल को जाना जा सकता है, बताइए? हाँ, 13 का 2। ठीक है, यानी 13 ही मान लीजिए ना, पूरा पूरा 13 ही मान लीजिए। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को पूछेंगे थोड़ी देर के बाद सभी से कि मूल अधिकारों के लिए सुरक्षा कवच कौन सा आर्टिकल है। देखते हैं क्या बोलता है। आर्टिकल 32 तो नहीं बोल देगा कहीं, लोग देख लेते हैं। चलिए, किस बात के पश्चात उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये था भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश।
आच्छादित ऊपर पढ़े थे ना, वही ग्रहण का सिद्धांत जो था। ठीक है। चलिए याद रखिएगा, भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश, सब क्वेश्चन है इसमें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, बताइए जल्दी फटाफट। बट नेहरू नहीं, सरदार पटेल। नेहरू तो नेहरू क्या था, वो लाहौर वाला। ठीक है, 1929। लेकिन कराची अधिवेशन में जिन मूल अधिकार की मांग की गई थी, उसका प्रारूप यानी डिजाइन किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो यानी कि देखिए, प्रस्तावना का भी प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू, क्या मूल अधिकार का भी स्टार्ट यही किया। ठीक है। दूरदर्शी सोच का व्यक्ति तो था ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, टाइम जो होगा तो बता दीजिएगा जी, जहाँ पे होगा वहीं पर रुक जाए। हाँ, तो अभी 15 मिनट में स्टार्ट होगा ना, उधर ग्रुप स्टार्ट करके छोड़ दीजिए तब तक। ठीक है, ओके सर। चलिए, मूल अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, देखते हैं। 12 अनुच्छेद हम लोग पढ़ लिए, राज्य की परिभाषा दी गई है, पहले ही पढ़ चुके हैं। 13 में पूरा पढ़ लिए हम लोग, मूल अधिकार को संगत या शून्य करने वाला विधि होगा। 13 के 1 में जो लिखा हुआ है, संविधान पूर्व सभी विधि, जो संविधान के लागू होने से पूर्व की सभी विधि भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत है, सभी की मात्रा शून्य होगी। 2 वाला में अभी हम लोग कोई राज्य अगर बनाएगा और मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। 3 में अभी पढ़े विधि का अर्थ दिया गया है 13 के क्लाउज 3 में, और 13 के क्लाउज 4 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये 13 का क्लाउज 4 जोड़ा गया। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 13 का क्लाउज 4 नहीं था पहले, बाद में जोड़ा गया है। 24th अमेंडमेंट 1971 द्वारा जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत खतरनाक है ये छोटा मोटा नहीं है। निर्बंधन लगा दिया गया कि अगर आर्टिकल 13 के तहत कोई भी बात मतलब किया जाएगा तो अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर मूल अधिकार के संबंध में कानून 368 आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन करके बनाया जाता है संसद के द्वारा, ठीक है, तो हमको लगता है कि वहां पे न्यायालय इस पे क्या करती है, शून्य घोषित नहीं कर सकती। यही बात मैं कहना चाह रहा है आर्टिकल। हाँ, यही कह रहा है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाएगा, अगर हटाया होगा तो पक्का ही किताब में होगा। ठीक है, चलिए, यानी कि ये जितना करवाया, ठीक है, कहने का मतलब 12, 13, 14, 15 उसको एक जगह देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स बना के दे दिया, कितना अच्छा किया है। चलिए, समता का अधिकार करके इसको आज ब्रेक लगा देंगे, देखते समता का अधिकार कितना दिया हुआ। तो उधर चले, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, आप लोग को पता होगा, 14 से 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ये बताइए फटाफट। 14, आर्टिकल 14। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण की बात किया गया है? आर्टिकल 14, जिसमें कानून विधि का शासन कहां से लिया गया है और संरक्षण कहां से लिया गया, कल भी बताए थे, बोलिए। ओके सर, बोलिए। और संरक्षण यूएसए से। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? वर्ग विभेद का अनुच्छेद ही करेगा, निषेध करेगा, लेकिन वर्गीकरण कर सकते हैं आप। ठीक है, समूह बना सकते हैं, अनुच्छेद 14। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी। हाँ, क्वेश्चन यही बीपीएससी का क्वेश्चन है जी, बीपीएससी क्वेश्चन है कि समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्याय तंत्र। आया है क्वेश्चन, 2-3 साल पहले के क्वेश्चन है। ठीक है, विधि का नियम यही कहता है। सेम टू सेम। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप से प्रतिपादित किया गया है? अनुच्छेद 14। ठीक है, किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 में उल्लेखित समता का सिद्धांत संविधान का आधिकारिक लक्षण है? इंदिरा साहनी। कब आया ये भारत संघवाद? 2000 में। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 14 में जो लिखित है समता का सिद्धांत संविधान का आधारिक लक्षण है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का एक अंग है? आर्टिकल 14। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15। धर्म, जाति, लिंग सब।
मद्रास राज्य द्वारा दोरायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, चंपकम दोरायजन, कौन सा राज्य? मद्रास। आइए देखते हैं, भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है, ठीक है, वह आपको संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके किसी आधार पर भेद नहीं करेगा? मतलब यही 5 वर्ड है जिसके आधार पर विभेद नहीं करेगा, बाकी इसको छोड़ के विभेद कर सकता है कि नहीं है? तब कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मध्य विभेद करने के से राज्य को रोकता है? 15 का क्लाउज 1 जो ऊपर में लिखे थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है? 15 का क्लाउज 2। राज्य को तो आदेश देता ही देता है, निजी व्यक्ति को भी आदेश देता है कि तुम भी नहीं कर सकते हो भेदभाव। अनुच्छेद हाँ बोलिए। सरकार के विरुद्ध भी है और व्यक्ति के विरुद्ध भी है, इंडिविजुअल के विरुद्ध भी है। आर्टिकल 15 का सब क्लाउज 3 के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्राप्त होती है? महिला और बालकों के लिए, स्त्रियों और बालकों के लिए। ठीक है, तो इस एक तरह से देखा जाए तो 15 का 3 स्त्री और बालक के संबंध में भी बात करता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हमको देखा जाए तो स्त्री और बालक को समानता देने की बात किया जाए तो 15 भेदभाव नहीं करने की बात किया जाए, समानता देने की बात किया जाए तो आर्टिकल 15 के क्लाउज 3 लिख सकते, कोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर महिला सशक्तिकरण लिख रहे हैं या बच्चों की सुरक्षा के लिए लिख रहे हैं आंसर, तो कर सकते हैं क्या? यही सब छोटा छोटा चीज है जो आप डाल सकते हैं, जो कि आपको नंबर दिलवाएगा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मूल अधिकार में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? 15 का क्लाउज 4। ठीक है, और फिर किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15 के क्लाउज 5 को समाविष्ट किया गया था? 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005, 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। ठीक है, वो सो आरक्षण की बात करता, आगे दिया ही होगा इसलिए हम नहीं बोल रहे। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया था? देखिए, इस वाद कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। ठीक है, इसी किताब में, डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में, जिसमें क्या घरेलू हिंसा होता है ना जी, महिलाओं के साथ नहीं होता घरेलू हिंसा। तब तो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में किस वाद के तहत संवैधानिक घोषित किया गया? डी पालराज बनाम भारत संघ वाद में। संविधान में किस वाद के पश्चात अनुच्छेद 15 का 5 का समावेशन किया गया था? तो पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, ये सब देखिए, सब देख लीजिएगा। पीए इनामदार वाले वाद में जो है 15 का 5 का समावेश किया गया था। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक, यानी कि ये जो ये है पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य का औचित्य यही है, इसी के वजह से, इसी केस के वजह से 15 का 5 आर्टिकल आया है। समझ में आया? कहने का मतलब इसका ये है, किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है? 15 के 5 में। यानी कि अब यहाँ 2 बात कंडीशन अप्लाई कर दिया, एक सामाजिक, दूसरा शैक्षणिक। ये दोनों दृष्टि से अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो उसके उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या जनजाति जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, ठीक है, तो उनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है राज्य 15 के 5 में। संविधान के हाँ हाँ, SC ST के लिए एक तरह से सोचिए, संविधान में किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी SC ST को छोड़ के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? 15 के 4 एवं 16 के 4 में। 16 का 4 नौकरी से संबंधित है और 15 का 4 सामाजिक व्यवस्था से है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा, 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? ये EWS वाला, सही बोले, 15 का 6 और 16 का 6। गुड, बहुत अच्छा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन, मतलब वही नौकरी वाला में, लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों के अवसर को समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का 1 एवं 16 का 2। ठीक है, भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? आर्टिकल 16। यह महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, आप एक जगह कलेक्ट करके दे दिया है। आर्टिकल 15 का 6 का सब क्लाउज को के तहत आर्थिक रूप से EWS से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया 15 के 6 में। 15 का 6 का ख में EWS से कमजोर वर्ग को शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दिया गया, बिल्कुल दिया गया।
उसके बाद यानी कि 15 का 6 में भी क्लाउज है, सब क्लाउज क ख, ठीक है। तो क में है कि उसको विशेष प्रावधान दिया जाएगा और ख में है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा, समझ में आया। और 16 के 6 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों या नियुक्तियों में अधिकतम 10% की सुविधा दी गई है नौकरी में, समझ में आया, नौकरी में, ठीक है। यानी शिक्षा में अगर 10% आरक्षण की बात करेगा तो 15 का 6, नौकरी में 10% आरक्षण की बात करेगा ईडब्ल्यूएस के लिए तो 16 का 6। थोड़ा देख लेते हैं, तब जटिल है, ठीक है। आप आज नेक्स्ट पैरा रहने देते हैं, कल खत्म, थोड़ा मोटी करेगा, चैप्टर बड़ा है, ठीक है। तो क्या मतलब कितना पेज बच रहा है, 1 2 3 4, कल कर देंगे खत्म 5, इसलिए कल जो है ना 6 मौलिक, कल हम चैप्टर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार को ही कल अच्छे से करके आइएगा, ठीक। और जो वाद सब बोले हैं वो सब देख लीजिएगा, कल तक मौलिक अधिकार ही रहेगा। अगर बाय केस मौलिक अधिकार हो जाता तो एक बार शुरू से 1 नंबर चैप्टर से मौलिक अधिकार तक थोरोली रीडिंग मार दीजिएगा। चलिए मिलते कल पार्ट 2 में।